बच्चों, अब हम आज एक नए राजवंश के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है सातवाहन वंश। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा राजवंश है ये। सबसे पहले देखिए इम्पोर्टेंट बात कि ये सातवाहन राजवंश जो है इसकी नींव भारत के किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में भी दो नदियाँ बहती हैं जिनका नाम है गोदावरी और कृष्णा नदी। तो भारत के दक्षिण में स्थित है ये सातवाहन वंश। गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी में ये राजवंश स्थित है और इस राजवंश की जो नींव है वो एक सिमुक नाम का व्यक्ति है। सिमुक नाम के इस व्यक्ति ने इस राजवंश की नींव डाली है। ठीक है, आगे देखिए। सिमुक नामक व्यक्ति ने लगभग 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की नींव डाली। ये राजवंश आंध्र और सातवाहन दोनों नामों से विख्यात है। मतलब सातवाहन वंश भी बोल सकते हैं और आंध्र वंश भी इसको बोल सकते हैं। आपको याद क्या रखना है कि कौन सी दो नदियां हैं, गोदावरी और कृष्णा नदी। और नींव डालने वाले व्यक्ति का नाम है सिमुक। सिमुक का राज्यकाल 37 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 37 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में यानी सिमुक ने नींव डाली थी, उसके बाद जो राजा आया 37 ईसा पूर्व के बाद, सिमुक के बाद जो राजा है उसका नाम है शातकर्णी प्रथम। तो इसके बाद शातकर्णी प्रथम ने सातवाहन वंश की शक्ति और सत्ता दोनों का विस्तार किया। इसने शातकर्णी प्रथम ने, ठीक है, शक्ति को भी बढ़ाया और सत्ता का भी विस्तार किया। सबसे इम्पोर्टेंट बात आप ध्यान रखेंगे, शातकर्णी प्रथम जब राजा बना और गद्दी पर बैठा तो इसने सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ करवाया। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ जो है आप इसके बारे में जानते होंगे। इसमें क्या होता है, अश्वमेध यज्ञ में राजा अपनी शक्ति और सत्ता का विस्तार करने के लिए एक यज्ञ करता है और वो अपने घोड़ों को अपनी सीमा के अंदर दौड़ाता है। सीमा में घोड़ा जहाँ तक दौड़ता है अश्वमेध यज्ञ का, वहाँ तक राजा की शक्ति और सत्ता का विस्तार का पता चलता है। अगर कोई बीच में रोकता है तो फिर उसे युद्ध करना पड़ता है। तो इस प्रकार शातकर्णी प्रथम ने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया और समस्त दक्षिण भारत पर अपना सार्वभौम सत्ता स्थापित कर ली। यानी शातकर्णी प्रथम ने दक्षिण भारत पर अपनी सत्ता स्थापित की थी। उसकी राजधानी गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान आधुनिक पैठन नामक नगरी थी। अपनी राजधानी बनाई इसने पैठन। शातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद शकों का आक्रमण हो गया। ये मर गया था और इसके मरने के बाद इसके राज्य में कोई शक्तिशाली राजा नहीं था। शक जाति के जो लोग हैं उन्होंने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया और इसके फलस्वरूप सातवाहनों की शक्ति में कमी होने लगी। ये शक जाति के जो लोग हैं ये महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं, जबकि सातवाहन नीचे दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में रहते हैं। ठीक है, तो शकों ने जो कि महाराष्ट्र में रहते थे यहीं पर ही अपना शासन आरंभ किया और ये जो शक हैं इन्हें एक नाम दिया गया पश्चिमी क्षत्रप वंश। शक जाति के लोगों को क्या नाम दिया गया, पश्चिमी क्षत्रप वंश, क्योंकि ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। सातवाहन का राजा सबसे पहले तो सिमुक, नींव डाली जिसने, फिर सत्ता का विस्तार किया, वो है आपका शातकर्णी प्रथम। उसकी मृत्यु के बाद शक जाति के लोग आ गए और शक जाति के लोगों के बाद सातवाहन वंश के 23वें शासक, सातवाहन जाति के 23वें, कितने नंबर के 23वें शासक जो है उसका नाम है गौतमी पुत्र शातकर्णी। ये बहुत ही शक्तिशाली राजा है और 23वां शासक है ये गौतमी पुत्र शातकर्णी। जब यह आया तब इसने पश्चिमी क्षत्रपों की, यानी महाराष्ट्र में जो शक जाति के लोग हैं ना, उनकी पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति को नष्ट करके पुनः अपने वंश की शक्ति, समृद्धि और सत्ता स्थापित की। यानी आप ये ध्यान रखिए कि सातवाहनों का 23वां राजा जो है गौतमी पुत्र शातकर्णी, ये आया और इसने पश्चिमी क्षत्रपों के साथ युद्ध किया और युद्ध करके इन्हें हराया और फिर से अपने सातवाहन वंश की नींव, सत्ता, समृद्धि सब स्थापित की। ठीक है, इसी दौरान वशिष्ठिपुत्र पुल्लुमावी है, इसने उज्जैन के शक महाक्षत्रप रुद्रदमन प्रथम की पुत्री से विवाह कर लिया। ज़्यादातर इतिहास में यही चीज़ें हैं।
तो वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी जो था ये भी शक्तिशाली राजा था और इसने उज्जैन के शक क्षत्रप महाक्षत्रप रुद्रदमन प्रथम की पुत्री से विवाह किया ताकि शक और ये लोग दोस्ती कर ले। इस प्रकार को एक संधि का नाम भी दिया जा सकता है। अगर युद्ध नहीं करना है तो ये इस प्रकार रिश्ते बनाकर आगे मित्रता कर लेते हैं। रुद्रदामन ने उससे वह समस्त भूभाग छीन लिया जिससे उसने पश्चिमी क्षत्रपों को हराया था। तो अपनी बेटी की शादी कर दी थी और बेटी की शादी करने के बाद जो रुद्रदामन है उसने समस्त भूभाग छीन लिया, पश्चिमी क्षत्रपों को हराकर जीता था। सातवाहन वंश के 27वें, वो तो 23वां राजा था, अब ये कौन है, 27वें राजा यज्ञश्री शातकर्णी ने उज्जैनी के क्षत्रपों से कुछ भूभागों को पुनः अपने अधिकार में करके अपनी वंशकृति पुनः स्थापित की। यानी जो 27वां राजा है यज्ञश्री, इसने उज्जैनी के क्षत्रपों से कुछ भूभाग वापस लड़ करके युद्ध करके वापस ले लिया और वंश कीर्ति पुनः स्थापित की। यज्ञश्री ने कई प्रकार की मुद्राएं चलाई जिन पर जलपोत का मतलब है पानी के जहाज, ये अंकित कराए। ये मुद्राएं चलाई जिस पर जलपोत अंकित है। इससे ये पता चलता है, आप ये देख रहे हैं सातवाहन वंश के सातवाहन काल के सिक्के हैं, ये मुद्राएं चलाई हैं और इन मुद्राओं पर क्या बने हुए हैं, जलपोत बने हुए हैं। ठीक है, ये जलपोत आप देख रहे हो, ये इनके काल के सिक्के हैं जो यज्ञश्री ने चलाए। ठीक है, आगे देखिए। इससे ये प्रतीत होता है कि यज्ञश्री के समय, जब यज्ञश्री राजा बना और उसने अपने समय सिक्के चलाए और सिक्कों पर जलयानों और जलपोतों की निशान बनवाए, तो इन सिक्कों को देखकर ये पता चलता है कि इस समय उसका साम्राज्य बहुत ही समृद्ध था दक्षिण भारत में। इस वंश के सभी राजा, सभी शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। सभी लोगों का धर्म कौन सा था, हिंदू धर्म था। ठीक है, तो उसने वैदिक यज्ञ करवाए, समाज में वर्ण आश्रम व्यवस्था को प्रतिष्ठित किया तथा विदेशी यवनों और शकों से वो लगातार संघर्ष करते रहे। उन्होंने बौद्ध और जैन विहारों तथा उपासरों को भी अनुदान दिए। बौद्ध लोगों को, जैन लोगों को मंदिर बनाने के लिए, विहार बनाने के लिए भी अनुदान दिया इन सातवाहन जाति के लोगों ने। उनके शासन काल में वाणिज्य, व्यापार, कृषि, उद्योग आदि को भी प्रोत्साहन मिला। साथ ही चांदी के, तांबे के, शीशे के और कांसे की मुद्राओं का विशेष प्रचलन हुआ। उन्होंने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा प्रारंभ की। ब्राह्मणों को भूमि दान देना कहलाता है अग्रहार, और ये छोटी क्लासेस में आ चुका है। अग्रहार क्या होता है, ब्राह्मणों को दान में देने वाली भूमि, दी हुई भूमि। ठीक है, सातवाहन राजाओं ने पश्चिमी दक्कन में अनेक चैत्य और विहार बनाए, जिनमें से महाराष्ट्र का कार्ले का चैत्य बहुत ही प्रसिद्ध है। कार्ले का चैत्य कहाँ है, महाराष्ट्र में। इसकी विशेषता क्या है, 40 मीटर तो लंबा है ये कार्ले का चैत्य और 15 मीटर ऊंचा है और चैत्य वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। तो ये कार्ले का चैत्य महाराष्ट्र में है और 40 मीटर लंबा है, 15 मीटर ऊंचा है और चैत्य वास्तुकला का सबसे अद्भुत महत्वपूर्ण मंदिर है ये क्या होता है, ये चैत्य क्या होता है, ये बौद्ध विहारों में जो विहार होते हैं उन विहारों में एक जगह रखी जाती है जहाँ पर मंदिर बनाया जाता है, जहाँ पर पूजा की जाती है। तो चैत्य पूजा का स्थान है। ठीक है, और पूजा का ये स्थल कार्ले का चैत्य बहुत ही सुंदर है, देखने लायक है। ये इसका निर्माण इसने करवाया। ठीक है।